आमंत्रित करना चाहूंगा, उनका थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वो सभी एक एक करके हमारे मंच पर भी आए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के जो मुख्य अतिथि भी हैं और हमारे पैनलिस्ट भी हैं, डॉक्टर BKS संजय जी, जो कि देहरादून के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक लेखक हैं। आपका नाम चिकित्सक एवं सामाजिक कार्य के चलते गिनीज बुक लिम्का में दर्ज किया गया है। 2021 में आपको सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो जोरदार तालियां करेंगे बस डॉक्टर BKS संजय जी के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह कटारिया जी, जो कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हैं। आप एक साइंटिफिक अधिकारी हैं और इसके साथ साथ जल एवं वायु की जो गुणवत्ता है उसकी निगरानी के लिए जो है आपका अपना अच्छा अनुभव है, उस पर आप कार्य भी कर रहे हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और NGT के जितने भी विचाराधीन मामले हैं स्वच्छता को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, आप उसमें जो है बहुत अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपने उत्तराखंड का जो है पूरा अपना पक्ष भी जो है सरकार के माध्यम से वहां पर रख भी रहे हैं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच हैं श्री आशीष गर्ग जी, जो कि संस्थापक हैं इको ग्रुप सोसाइटी से। आपके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ONGC में आप सेवा आपने बहुत लंबे समय तक दी है और पूर्ण रूप से सेवा अपनी संपूर्ण करने के बाद ONGC में आपने जो है इको ग्रुप सोसाइटी फॉर्म की है। आप उससे पहले भी सामाजिक कार्यों में बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। रिस्पना नदी का जो मैंने भी आपसे चर्चा की थी पुनर्जीवन को लेकर के, मैं चाहूंगा आशीष जी भी आज इस बारे में चर्चा में अपना जो है इस बारे में बताएं। एक किनारा जो है रिस्पना का आपके द्वारा जो है अडॉप्ट किया गया है और पिछले मैं देख रहा हूं कि लगभग 1 महीने से लगातार सुबह, मतलब ये मानिए कि सोमवार से रविवार तक लगातार पूरे 7 के 7 दिन आप और आपकी टीम वहां जाती है और जाकर उस पूरे क्षेत्र को जो है साफ करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करना और कैसे उस समस्या को वहां से खत्म किया जा सकता है उस पर आप काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां होंगी आशीष जी के लिए भी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच हैं डॉक्टर तेजेंद्र नाथ जौहर जी, जो कि वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून से हैं, सेवानिवृत्त सीनियर वैज्ञानिक रहे हैं। आपका जन्म 1955 दिल्ली में हुआ था और आपने अपनी शिक्षा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और उसी विश्वविद्यालय में आपने जो है भू विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच हैं नगर निगम देहरादून के सहायक नगर आयुक्त श्री विजय PS चौहान जी। चौहान जी के बारे में बताना चाहूंगा कि आपका जो अनुभव है वो आज अगर हमें मिलेगा सर तो बड़ी खुशी होगी मुझे, क्योंकि स्वच्छता को लेकर और कचरे को सही में मायने में अलग अलग करने को लेकर जो मुहिम आपके द्वारा अपने तमाम जगहों पर चलाई गई है, डोईवाला में हमने देखा, देहरादून में हमने देखा है, धरातल पे आपने बहुत उसको लेकर काम किया है, बहुत सुंदर योजनाएं जो है आपने चलाई हैं, उसके बारे में आज आपसे चर्चा भी होगी और जानना चाहूंगा कि नगर निगम कैसे कार्य कर रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे विजय PS चौहान जी। समय नहीं लेते हुए आज की जो ये चर्चा है इसका हम शुरुआत करते हैं और मैं चाहूंगा कि आज जो है यहां से हम लोग बहुत कुछ सीख करके भी जाएं और उसके साथ साथ जो हम लोगों को आज यहां से कैसे अपनी इस देहरादून की जो वातावरण जो खराब होता जा रहा है तो कैसे ठीक किया जा सकता है उसमें अपने सुझाव भी दे करके जाएं। तो जानना चाहूंगा सर, प्लास्टिक किस तरह से जो है, क्योंकि आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि मानव जाति पे किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, क्या ये सही है भी कि नहीं है, थोड़े इस बारे में प्रकाश डाल पाए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचार आप लोगों के सामने व्यक्त कर सकूं। मैं समझता हूं ये समस्या जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उतने लोगों की नहीं है, बल्कि जो सब लोग बकाया लोग जो घर में बैठे हैं उन सब की समस्या है। और किसी भी समस्या के लिए यदि हम कहें बिल्कुल नटसेल में, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव है वो इलाज से ज्यादा है और हम लोग बचाव क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ इलाज की तरफ चल रहे हैं और इलाज किसी भी चीज का बहुत महंगा है। यदि आपके 3 चरण को जाएं और सबको लोगों के, ये हमें ही नहीं, यदि ये सब लोग अपने मन से अपने में ढाल लें कि पहले तो हमें वेस्ट को सबसे पहले हमें उसे रिड्यूस करना है। यदि हमारा 4 डिब्बे का जहां काम होता है उसको हम 2 डिब्बे से कर लें। आज देखिए पैकिंग का, आप देखिए, यदि आप देखें कोई थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, यदि आप देखें पैकिंग की जो अमेजॉन की आती है तो वो होती है 1 इंच की चीज, लेकिन उसका पैकिंग मटेरियल देखें तो 6 इंच तो होता ही है ना सर। और आजकल पैकिंग की ये व्यवस्था हो गई कि यदि आप गिफ्ट देते हैं और किसी आपने झोले और थैले में दे दिया तो लगता है कि यार ये तो बड़ा गया गुजरा आदमी है।
यदि उसको आप डिब्बे में दें और डिब्बे के वो उसको आप रैप लगाएं और रैप लगाने के बाद एक और रैप लगाएं और उस पर धागा लगाएं तो बहुत सुंदर लगने लगता है। और आपने ये भी देखा है जितने डिब्बे में बंद होते हैं, पैक में होते हैं, जिस पर धागा लगते हैं या फीते लगते हैं, वो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ। जब किताबों का विमोचन होता है तो पन्नी वहीं पे फट के जितनी चीज हमें लगाने में लगता है या ढूंढने में लगता है वहीं पे वो फट के और कई बार तो वहीं आपके मंच के आसपास पड़ी रहती है। तो ये व्यवस्था है कि इससे सबसे पहले हमें एक तो ये लेना होगा कि बदलाव लाना होगा, और ये जागरूकता का इसीलिए है कि और चीजें कि हम उसके लिए क्या करें। पहले तो पहला उद्देश्य है कि हम वेस्ट को कैसे सबसे पहले कम कर सकते हैं। यदि आप सब्जी वालों की बात करें तो हम लोग हैं खुद जानबूझ के कहते हैं, अरे भाई आपने है अंगूर है तो वो एक थैली में रखिए, सेब है तो वो दूसरी थैली में रखिए, और यदि आपने पपीता लिया तो वो तीसरी थैली में रखिए। और गलती से आपने कोई ऐसी चीज ली जो गीली है, कोई गीली होने वाली, तो उसको तो आप 100% यही कहते हैं वो चौथी थैली में होनी चाहिए। और इन थैलियों का होता क्या है घर में सर? सिर्फ हमें एक ही सुविधा होती है कि घर जाने के हमें उसमें बीनना नहीं पड़ता। इससे ज्यादा और मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फायदा होता है, क्योंकि हर फल को घर में धोया भी जा रहा, उसको बीना भी जा रहा, काटा भी जा रहा, फिर खाया जा रहा। तो मैं तो ये कहूंगा हम सब लोग हैं अपने माध्यम से, जब आप फल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो उन लोगों को ये कहना है कि भाई जिसको एक थैली में होता है। और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ये प्लास्टिक है। अब नवीन जी ने कहा कि प्लास्टिक का कितना इफेक्ट है। यदि प्लास्टिक को आप बर्न करते हैं, ये तो सबको ही पता होगा कि प्लास्टिक को यदि गाड़ दें तो कुत्ते की पूंछ तो 12 साल गाड़ने पे भी सीधी निकलती है। लेकिन प्लास्टिक के बारे में स्टडी की गई है कि यदि इसको गाड़ के 500 साल भी आप अंदर रख दें तो ये जीव का त्यों निकलता है। मैं आपको एक घटना बताता हूं सर्जन के नाते। ये आप जानते हैं कि हर सर्जन ग्लव्स पहनते हैं। जब भी हम ऑपरेशन करते हैं ग्लव्स पहनते हैं, और ये प्लास्टिक या रबर के ग्लव्स होते हैं। अब जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो बड़ी साफ चीज है। हड्डी जब टूट जाती है तो वो स्मूथ नहीं होती, शार्प होती है, और कहीं उसमें काट बिल्कुल तीखी होती है कि लग गया तो ब्लड जो ग्लव्स है वो कट जाता है, फट जाता है, और वो वहीं पे रह जाता है। जब मरीज में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, हड्डी जुड़ नहीं होती है, जब उसको दोबारा खोलते हैं तो वो जो रबर प्लास्टिक ग्लव्स का होता है वो वहीं का वहीं मिलता है सर। और आप ये देखिए जो हम आपको बता रहे साइंटिफिकली प्रूव्ड कि किसी भी चीज के, क्योंकि हम जो देख रहे हैं एक हम पार्टिकल देख रहे हैं, बड़ा देख रहे हैं, जो आंखों से हमें दिखता है, जिसको हम कहते हैं हमें भाई नेकेड आई से दिख जाता है वो। दूसरी चीज होती है माइक्रोस्कोपिक होती, जो सिर्फ आंखों से नहीं दिखती, माइक्रोस्कोप से दिखती। और प्लास्टिक के पार्टिकल हैं जो माइक्रोस्कोपिक ही नहीं है। यदि आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी आ रही, तो माइक्रोस्कोप से यदि आपको देखें तो यदि 1 मिलीमीटर का 1000 का निकाल के भाग दें तब वो 1000वां हिस्सा होता है माइक्रो, और उसका 1000वां हिस्सा करें तो नैनो होता है। और नैनो को आप सोचिए कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, खून की सेल्स होती है, इसी तरह से एक स्टेज में जो नैनो पार्टिकल्स जाते हैं दे गो इनटू द ब्लड वेसल्स। जब ये खून में चले जाते, लंग से जाने के खून में है, तो ये किया गया है कि जो अब हमारी आर्टरीज ब्लॉक करती हैं, दे आर द वन ऑफ द कल्प्रिट। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम कोई बड़ी से बड़ी चीज जाए तो हमारी नाक ही फिल्टर कर देती, फिर हमारे नाक के बाल कर देते, फिर हमारा मुंह कर देता, वो अल्टीमेटली हम जब एल्वलाइते जाते हैं तो सब कुछ फिल्टर हो जाती है। लेकिन किसी तरह से यदि उसमें छेद हो जाए तो किसी कारण इन्फेक्शन हो गया हमें, तो बाहर छेद हो जाएगा कि नहीं? यदि हम किसी पे घाव पे डाल दें, आप तेजाब डाल दीजिए, स्टील पे भी डाल दो, पे डाल दो, गल जाएगा कि नहीं? जब वो छेद हो जाता है तो वो चले जाते हैं। तो प्लास्टिक का तो ये है, ये ना मरने वाली चीज है, और इसको कम जब से ज्यादा है हमें इससे दूर रखना चाहिए। जो अभी आपने कहा, इसके अलावा क्या है, अब कहते हैं बर्निंग का, एक तो होगा फेंकने का। यदि प्लास्टिक को जो साधारण तौर पर है, घरों में जो प्रैक्टिस कर रही, बाहर हो रही, सड़कों पे तो 100% है, आप सबने देखा ही होगा सर, जहां कूड़ा जलाया जाता है और वहीं पे उसको जलाते हैं। और आप इसके देखिए धुआं जो होता है, कोई भी स्मेल है, यदि वो पैलेटेबल नहीं है, वो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो क्या वो शरीर के लिए अच्छी होगी सर?
किसी चीज को, जैसे आप हम देख नहीं कहते भाई हमने एक फल लिया बहुत अच्छा है, वो सड़ा फल है, बदबू आ रहा है, जिसकी जैसे आप देखें ना, यदि हम सेब को लेते हैं, सूंघते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और वही सड़ा हो तो आप सोचिए कि जब सड़ी हुई चीज हमारे शरीर में जाएगी तब उसका क्या होगा। इसी तरह से प्लास्टिक में जो सबसे खतरनाक होती है वो होती है, इसको जब जलाते हैं या इसको किसी भी ढंग से आप रिसाइकिल करते हैं तो डाइऑक्सिन होते हैं, बेसिकली केमिकल्स हैं, ये टॉक्सिन है, केमिकल्स है, और ये जब शरीर में जाते हैं तभी ये नुकसान करते हैं। और इनका क्या कारण होता है, जब कोई भी धुआं जाता है तो हमें सबसे पहले नाक में इरिटेशन होता है, बदबू लगने लगती है, लगता भागो यहां से। जब वो जबरदस्ती चला जाता है तो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, जो पूरा रेलिएट ट्रैक्ट है। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे खाल के ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाए तो खाल जलेगी कि नहीं। इसी तरह से जब ये धुआं जाता है या केमिकल्स जाते पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट कर देते, इन्फ्लेम कर देते, जब इन्फ्लेम कर देते लाल हो जाते और इनमें इन्फेक्शन सेटल हो जाता। तो ये तो हुआ इन्फ्लेमेशन का। अब इसी का आप देखें और जिसके लायक आपने बहुत देखा हो, खास तौर से यदि आपने किसी ने कभी इंटरनेशनल देखा हो जहां प्रोटेस्ट होता, खास तौर से गाजा में या पैलेस्टीनियन जब प्रोटेस्ट होता था तो वहां पे टायर जलाए जाते हैं सर, क्योंकि प्लेंटी ऑफ टायर बहुत हैं, घिस रहे हैं, उनका कोई यूज नहीं है, ना कर दे कार का टायर साइकिल में तो लगना नहीं, कटने के बाद कुछ होना नहीं। पहले चप्पलें बनती थी वो अब बंद हो गई हैं क्योंकि अब और भी चीजें आ तो वो भी नहीं। तो इसका जो जलाने का है, प्रोटेस्ट करने का ये, और कितना टॉक्सिक मटेरियल होता आप इसमें देख लीजिए। यदि कोई उसमें बच्चा रह जाए तो उसमें बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो टॉक्सिन का जो बर्निंग का जो सबसे ज्यादा है वो इतना इफेक्ट होता है। और जो होता है जब कोई चीज बढ़ती है, जैसे आपने होली में देखा होगा, लोहड़ी में देखा हो, जब जलती है आग में देखा हो, शमशान घाट में देखा होगा, जब कार्बन जाता है तो ऊपर ही जाता है सर वो। एंड दैट बेसिकली दैट कार्बन यदि आप देखें और आपको थोड़ा सा भी अनुभव हो, आप यहां से, मैं अपने ही अनुभव बता रहा हूं, आप कभी कर दे फैक्ट्री वाले में चले जाइए, आप यहां से दिल्ली चले जाइए, फिर अपनी नाक को साफ कीजिए, काली निकलता है सिक्रीशन या सफेद काला, ये बिल्कुल सच है सर। तो जो होते हैं ये कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये बॉडी में जाते हैं तब ये ब्लॉक करते हैं और ये इरिटेशन करते हैं। तो ये तो हुआ कार्बन का। कार्बन स्पेशली फिर भी है, इसको निकाल के नाक से साफ किया चला जाए, लेकिन जो गैसेस होती हैं वो नहीं। उनमें से गैसेस एक खतरनाक गैस है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जाने से डेथ हो जाती है। उसका कारण हम आपको बताएं, कोई भी प्लास्टिक का आप जला दें और घर के अंदर रह जाए तो उस समय बचने की गुंजाइश कम होती। खास तौर से आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में जो आग लगती है तो उसमें डेथ का कारण जो होता है वो यही होता है, स्पेशली इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री में यदि आग लग गई तो वहां कोई रहने वाला है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसको जले या ना जले, बट दे विल डाई बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेड और डाइऑक्साइड। बिकॉज समय की कमी की वजह से ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन मैं फिर नवीन जी को एक बार धन्यवाद बोलूंगा और आप सब लोगों से यही कहूंगा कि जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम पहले उस चीज को, वेस्ट को रिड्यूस करें और जो उसमें से मिलने वाली चीजें हैं उनको हम रीयूज करें और जो नहीं है तो उनको हम रिसाइकिल करें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगला मेरा साथ बीच में मौजूद है, इनको सम्मान देने का जो है वो फर्स्ट करें। सर, पॉल्यूशन के अगेंस्ट आज ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि पॉल्यूशन है बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ हैजार्ड और जो पॉल्यूशन का जो मेन कॉज है कि या तो हमारा वाटर पॉल्यूटेड है,
हमारी एयर पॉल्यूटेड है और हमारी लैंड है। और यदि आप देखें कि हमारा जीवन है वो इन तीनों चीज़ों से है, हवा से, पानी से और भोजन से। तो ये हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए कि पूरे सब आदमियों के लिए ही नहीं, आदमियों से जुड़ी हुई जितने भी लोग जीव जंतु हैं उससे लिए और देखा जाए तो पूरे मानवता के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे ख्याल से इस तरह से ये कार्यक्रम हो रहे हैं, सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, सब लोगों को इसमें एक्टिव पार्ट करना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि दूसरों के लिए कर रहे हैं, मेरा मानना है कि आप ये सब अपने लिए ही कर रहे हैं। यदि हम लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, तभी हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे और हमारी दुनिया सुरक्षित रहेगी। तो सब लोग खास तौर से मेरा मानना है कि जो पहले तो पॉलिटिक्स का जो मूल है कि हम सबसे पहले जो वेस्ट है उसको पहले रिड्यूस करें और जितना हो सकता है उसको हम यूज़ करें और नहीं हो सकता तो उसको रिसाइकिल करें। यदि हम इस मंत्र को अपने जीवन में डालें और हर व्यक्ति डालें कि हमें 4 चीज़ की ज़रूरत है, हम उसको 2 चीज़ को करें और जो 2 चीज़ है उसको वही हम फिर उसको खराब नहीं होता यूज़ कर लें और जहाँ पे हो सके तो उसे रिसाइकिल करें। ये बहुत बड़ा संदेश है और इस संस्था का भी यही संदेश है कि सब मानवता के लिए जाए और लोग इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि पॉल्यूशन एक इन्फेक्शन और ब्रीदिंग की ही प्रॉब्लम नहीं कर है, सबसे बड़ा खतरनाक जिससे हो रहा है उससे कैंसर हो रहा है। और कैंसर आप सोचिए यदि किसी घर में एक कैंसर हो तो घर खत्म हो जाता है और कई कई घरों में तो 1 से ज़्यादा होता है। तो हम सब लोग इसमें सहयोग देना चाहिए, सब लोग सर उत्तराखंड की अगर वेस्ट की बात करें तो देहरादून में भी वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ घर से कूड़ा उठाने आने लग गई हैं। हाँ सच है। और मतलब उनका मतलब मेन मुद्दा ये है कि बाहर ना फेंके जलाए ना, इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? ये देखिए जितने भी इनिशिएटिव ले रहे हैं नगर निगम में, नहीं पहले तो ये है कि जो नगर निगम कर सकता है या सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं कर रही हैं वो तो करें, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारा। आप इसको देखिए जो वेस्ट है वो जनरेट कौन कर रहा है? जनरेट तो हम ही लोग कर रहे हैं। जहाँ 4 चीज़ों की ज़रूरत थी, हमारा 2 से काम चल सकता है तो हम 2 डिब्बे ही इस्तेमाल करेंगे और 2 डिब्बे को कोई हम कर सकते हैं तो हम यूज़ करें और इन्हीं को रिसाइकिल करें। एक तो एक कलेक्टर है, ये लोग हैं ये किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो आपने सुना ही होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन। यदि हमारे लिए यदि हम इसका बचाव करें तो वो इलाज से बेहतर है। तो हम सब लोग पहले तो हम वेस्ट को कम से कम जनरेट करें, कम से कम जनरेट करें और फिर जैसे कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन करें। तो इसमें बहुत बड़ा काम नहीं कि गीले कचरे को सूखे कचरे को अलग अलग रखना बहुत बड़ा काम है। अभी आप ऐसे सोचिए कि यदि हमारे घर में जितने लोग हैं सब लोग अपने कपड़े इधर उधर डाल दें तो माँ के लिए प्रॉब्लम तो होगी, हर बच्चा डाले और हर बच्चा अपना कपड़ा टांग दे तो माँ का काम हल्का हो गया। नहीं, और बच्चों को कितना टाइम लगता है, हमें उतारना है तो रखना है। सिर्फ इस बात को देखना है। जो खास तौर से यंगर जनरेशन को है वो लोग ये सोच नहीं साहब हर आदमी के लिए एक नया ग्लास चाहिए, वो भी प्लास्टिक का ग्लास चाहिए। बहुत अच्छी नहीं, ये आदतें बहुत अच्छी नहीं है और इसलिए अच्छी आदतें हम बचपन में डालेंगे तभी हम रहेंगे, तभी हम अच्छे नागरिक बनेंगे। और हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो राष्ट्र निर्माण में अपना अपना योगदान दे और ये भी बहुत बड़ा काम है। यदि किसी का काम को आप कम कर रहे हैं तो ये कम बड़ा योगदान है। कूड़े को हम कम से कम पैदा करेंगे तो हमारे ख्याल से नगर निगम क्या कोई संस्था है इनको कम मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।